सेकेंड प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस स्टेट एंड मेजर्ड इन जूल पर मोल। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। वर्ड आयोनाइजेशन से ही आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, मैंने पहले भी आपको बताया। आयोनाइजेशन का मतलब कोई एटम है, उस एटम को मुझे क्या करना है, एटम में से अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूँ किसी भी, यानी कोई एनर्जी सप्लाई करके कोई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने उसको दी और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है, तो ये एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? एटम पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने किसी एटम के अंदर क्या किया, इलेक्ट्रॉन था किसी दूसरे एटम का, वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो ये एटम क्या आ जाएगा, ये एटम जो है ऐड होने के बाद इस पूरे एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पूरे एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, वो कहलाता है कैटाइन, और नेगेटिव चार्ज जब बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एनाइन, ठीक है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने हैं टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिमूव द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके या इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। आयंस बनना, पॉजिटिव आयन बनना और नेगेटिव आयन बनना, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड हो रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम अ गैसियस स्टेट, यानी एटम कौन से स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, यानी गैस स्टेट में होना चाहिए, एंड मेजर्ड इन जूल पर मोल, ठीक है। और उसको मेजर हम किस में करेंगे, जूल पर मोल में। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एटम है और वो एटम है लिथियम, ठीक है, और इसमें से इसके तीन ही, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो इसके अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, के शेल में, और 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास सेकंड शेल के अंदर। तो मुझे क्या करना है कि इसके सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के करीब हैं, न्यूक्लियस की ज़्यादा अट्रैक्शन है उनके ऊपर, तो उसको रिमूव करना तो मुश्किल है। तो सबसे पहले बाहर वाले ही इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देता हूँ, मैं सम अमाउंट ऑफ एनर्जी देता हूँ इस इलेक्ट्रॉन को, और क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, रिमूव कर जाता है। रिमूव करने पर, ठीक है, क्या बन जाएगा, लिथियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, लिथियम के ऊपर जब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है, तो ऑर्बिट ही ख़त्म हो गया। एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन भी चला गया, तो वो ऑर्बिट किस काम का, तो इसका साइज भी छोटा हो गया। और यानी कैटाइन का साइज़, कैटाइन का साइज़ उसके ओरिजिनल एटम से हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। क्योंकि ऑर्बिट भी ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ऑर्बिट ख़त्म हो गया। जब ऑर्बिट ख़त्म हो गया तो अब ये जो बना वो क्या बना, कैटाइन। और इसको हम क्या कहते हैं, इस एनर्जी को जो हमने दी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ये जो एनर्जी की अमाउंट है वो जितनी भी हो, वो क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। हर एटम की मुख्तलिफ आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड है इसका, ठीक है, और अलोंग द ग्रुप क्या इसका ट्रेंड है। ट्रेंड से मुराद यहाँ पर वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, ट्रेंड बोलते हैं हम, क्या चल रहा है, यानी हमें दिख क्या रहा है कि अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है और अलोंग द ग्रुप क्या हो रहा है। तो अलोंग द पीरियड अगर आप देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन क्या होगी, एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अलोंग द पीरियड, क्या हो रही है, इंक्रीज। अब सोचें क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे। एक तो फैक्टर देखिए मैंने आपको बताया था, एक फैक्टर तो होता है हमारे पास जो मैंने अभी बात की आपके साथ, आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे। एक तो मैंने बताया आपको न्यूक्लियर चार्ज, अभी बताया था आपको कि न्यूक्लियस के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन
नहीं रिमूव हो सकता। यानी न्यूक्लियस ने अगर इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ अपनी जानिब तो उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान नहीं है। जैसे अगर हम बात करें लिथियम की और फ्लोरीन की, तो लिथियम से तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि इसके पास 2 शेल के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन है टोटल, जबकि फ्लोरीन के पास 2 शेल के अंदर जो है 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसके पास प्रोटॉन की तादाद भी 9 है। तो इस वजह से हम नहीं रिमूव कर सकते। किसको? हम नहीं रिमूव कर सकते आसानी से फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को। लिथियम के इलेक्ट्रॉन को हम आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज एक तो ये हो गया कि न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, हमेशा इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी जो चीज़ है जो डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एनर्जी पर, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज एटॉमिक साइज। ये भी हमने बात की थी, एटॉमिक साइज, एटम का साइज़ ये भी बड़ा डिपेंड करता है भाई। अगर एटम का साइज़ इंक्रीज़ है, एटम का साइज़ बड़ा है, तो आप आसानी के साथ रिमूव कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को, और अगर एटम का साइज़ ही छोटा है तो फिर आप कर सकते हैं आसानी से? नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके ऊपर होगी। तो जितना बड़ा एटम का साइज़ है उतनी ज़्यादा आसान है, और यानी उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, और जितना एटम का साइज़ छोटा है उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। तो पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज़ हो रही है? ठीक है, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। भाई पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज़ हो रही है? क्योंकि पीरियड के अंदर एटम का साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली स्मॉल हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है ना। एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, कुछ भी बोल दें, एटॉमिक रेडियस। एटम का रेडियस डिक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हमें ज़्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। अब बात करते हैं अलोंग द ग्रुप। भाई अलोंग द ग्रुप क्या होगा? अलोंग द ग्रुप हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, सॉरी डिक्रीज होनी चाहिए। अलोंग द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज होगी आयोनाइजेशन एनर्जी। भाई क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि एटम का साइज़ भाई छोटा था, फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर उससे और बड़ा हो गया, एटम का साइज़ इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने पर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आप कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में भी आराम से रिमूव करवा सकते हो, है ना। ये तो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब अलोंग द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम अमाउंट में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ एक दफ़ा और इसको गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और ये अभी क्लियर हो जाता है आपका ये कॉन्सेप्ट, तो ये आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। अच्छा, एक और यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी के मुतालिक एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बताना भूल गया, वो मेंशन कर देता हूँ मैं कि इसका यूनिट क्या है, जूल पर मोल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन, जो कि गैस स्टेट के अंदर है। जब मैं इसको एनर्जी देता हूँ तो हाइड्रोजन एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है, H+ साइन के अंदर, है ना, H+ साइन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमें कितनी होगी, वो होगी प्लस के अंदर क्या आएगी, 1312, और मेरे ख्याल है किलो जूल्स पर मोल। ये एक इक्वेशन थी, ये मैंने आपको लिखी, बुक के अंदर भी लिखी हुई है। ये क्यों समझा रहा हूँ, ये समझे गौर से। देखिए हाइड्रोजन एटम था, इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड की, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बन गया, ये भी मैंने आपको समझाया, और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो जो एनर्जी हमें लगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी, ठीक है, वो कितनी है, 1312 किलो जूल पर मोल पॉजिटिव के अंदर। पॉजिटिव का मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे एक और चीज़ आएगी इससे मिलती जुलती, उसमें ये सिंबल होगी नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स इसमें गलती कर जाते हैं, तो ये आपको
अभी बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें कि पॉजिटिव की निशानी आएगी आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, और लिखनी होती है पॉजिटिव की निशानी। देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है इन अ पीरियड। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि आपको बताया था कि एटम का साइज अलोंग द पीरियड ग्रेजुअली क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। देखें, लिथियम का देखें 520 है, तो बेरियम का 899 है, बोरोन का 801 है, कार्बन का 1086 है। तो यहाँ पर बोरोन का थोड़ा सा आपको वेरिएशन नज़र आएगी। इसका रीज़न ये है कि कुछ एलिमेंट के अंदर हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से थोड़ा बहुत चेंज नज़र आता है, लेकिन जनरली पूरे पीरियड के अंदर एक ही ट्रेंड चल रहा होगा। तो देखें, लिथियम से लेकर नियोन तक आपको एक ही ट्रेंड नज़र आ रहा है कि अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं, जो कि किलो जूल्स पर मोल में दी हुई हैं, वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, और जितना ज़्यादा एटम का साइज़ डिक्रीज़ होता है, उतना डिफ़िकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्लियर हो गया? अब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ क्यों होती है ग्रुप के अंदर? क्योंकि एटम का साइज़ ग्रेजुअली क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल में इज़ाफ़ा होता है। देखिए, लिथियम के केस में लिथियम का 520 है, तो सोडियम का 496 है, और पोटेशियम का 419 है, और रुबिडियम का 403 है। इस तरीके से हमारे पास एटम का साइज़ ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, टू बिकॉज़ ऑफ इंक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़, एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है।